नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो कि फरवरी 2025 में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और एग्ज़ाम तक हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे, केवल आप उन वीडियो को ही देख करके जाते हैं तो हम ऐसा दावा करते हैं कि आपकी परीक्षा में आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ के आइएगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, चूंकि अगर आप सब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, अगर आप सब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव के साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, द्रव में गैस की विलेयता के संबंध में हेनरी ने एक नियम प्रस्तावित किया जो निम्नलिखित है। साथियों, आप जितने भी प्रश्न को परीक्षा में लिखेंगे ना, तो बिल्कुल सजा करके लिखेंगे कि एग्जामिनर अगर 2 नंबर का एक प्रश्न है तो 2 में आपको पूरे 2 नंबर ही दे। ठीक है, तो बिल्कुल सजा करके लिखना है। जैसे कि हमने लिख रखा है कि द्रव में गैस की विलेयता के संबंध में हेनरी ने एक नियम प्रस्तावित किया जो निम्नलिखित है। द्रव में, फिर पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे, द्रव में गैस की मात्रा उसके ऊपर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। द्रव में जो गैस की जो मात्रा होती है ना, उसके ऊपर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। जैसे कि यदि द्रव के ऊपर आरोपित दाब को हम लोग P मान लें एवं द्रव में उपस्थित गैस की मात्रा को हम लोग M मान लें, तब हेनरी के नियमानुसार P जो होता है समानुपाती हो जाता है M के। कैसे? क्योंकि हम अभी बताए कि द्रव में जो गैस की मात्रा है ना, द्रव में गैस की मात्रा है, वह आरोपित दाब के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। ठीक है, फिर P बराबर के एच इंटू एम, और जहाँ पे हम लोग के एच को क्या मान लेते हैं? हेनरी नियतांक मान लेते हैं, और यही हेनरी का नियम भी है। चलिए, दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? एक उदाहरण दें। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? एक उदाहरण दें। साथियों, यह प्रश्न आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार आता है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि वैसे ठोस जिसके अव्ययी कणों के बीच सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है, क्या लिखना है? वैसे ठोस जिसके अव्ययी कणों के बीच सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। चूंकि नेटवर्क ठोस को ही सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं, और ऐसे ठोस के अव्ययी कण लंबे एवं शाखित श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? नेटवर्क ठोस भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हीरा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न, और आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। साथियों, यह लघु में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को दोनों तरीके से याद कर लेना है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। तो लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक है, फिर आप इसको 2 खंडों में बांट देंगे, क्रिस्टलीय ठोस को एक साइड और अक्रिस्टलीय ठोस को एक साइड। और क्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे कि इस प्रकार के ठोस में अव्ययी कण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। अव्ययी कण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। जस्ट इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे कि इस प्रकार के ठोस में अव्ययी कणों का कोई निश्चित क्रम ही नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में फिर लिखेंगे कि इस प्रकार के ठोस की आकृति एवं ज्यामिति निश्चित होती है। इसके विपरीत इस प्रकार के ठोस की आकृति एवं ज्यामिति अनिश्चित होती है। ठीक है, चलिए, तीसरा लिखेंगे कि ऐसे ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। इसके विपरीत कि ऐसे ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है। अगर आप एक भी इन दोनों में से एक भी याद कर लेते हैं तो आप दोनों का आंसर आसानी तरीके से लिख सकते हैं। चौथा लिखेंगे कि यह ठोस असमदैशिक होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे कि यह ठोस समदैशिक होता है।
क्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस या अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। क्रिस्टलीय में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नमक, ग्रेफाइट, धातु इत्यादि, और अक्रिस्टलीय ठोस में कांच, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि। चलिए, आशा करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझ करके अपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? यह भी प्रश्न साथियों आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो उत्तर लिखेंगे कि वैसा विषसमांगी मिश्रण जिसमें उपस्थित कण को आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, जिसे हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते, जिसके कण को और परंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। देख रहे हैं कितना आसान आसान उत्तर लिख रखे हैं कि वैसे भी समांगी मिश्रण जिसमें उपस्थित जो कण को हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, उसे ही हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्योंकि हम अपनी आंखों के द्वारा इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो इसमें कण का आकार होता है ना, वह 10 के पावर -4 सेंटीमीटर से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर से 10 के पावर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा। 10 के पावर -4 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ऐसे आसान प्रश्न पूछे ही जाते हैं एक दो। ठीक है, कि लोहा को जंग से बचाने के क्या उपाय हैं? अगर हम आपको इसको नहीं बताते तब भी आपको यह प्रश्न याद रहता, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि लोहा के जंग से बचाने के क्या क्या उपाय हैं। तो लिखेंगे लोहा को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला कि लोहा के सतह को पेंट करके, अगर हम लोग लोहा का सतह जो है ना उसको पेंट कर दें तो वह ऑक्सीजन से या विभिन्न प्रकार की गैसों से, नमी से वह बच जाएगा, तो उसको क्या नहीं लगेगा? जंग नहीं लगेगा। दूसरा, गैल्वेनिकरण प्रक्रिया द्वारा या जस्तीकरण द्वारा उस पर जस्ता का लेपन करके। तीसरा है धातु यानी कि लोहा के ऊपर उच्च कोटि के धातु का लेपन कर दिया जाए। या चौथा, धातु या लोहा पर ग्रीस या तेल लगा दिया जाए, तब भी हम लोग लोहा को जंग से बचा सकते हैं। चलिए साथियों, आशा करता हूँ आपको यह आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।